बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा लीनियर सर्किट एनालिसिस सीरीज का 5वां लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे सीरीज सर्किट पर। तो आइए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि भाई सीरीज सर्किट होता क्या है। और सीरीज सर्किट समझ लेने के बाद फिर हम इसका एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। तो आपके सामने जो है ये एक सर्किट है। और इस सर्किट को सीरीज सर्किट कहते हैं, लेकिन इसको सीरीज सर्किट क्यों कहते हैं इसको भी जान लेते हैं। अब इस सीरीज सर्किट्स का एनालिसिस समझने के लिए सबसे पहले तो बुनियादी बात याद रखें कि एनालिसिस होता क्या है। कि आपका सर्किट गिवन होगा और अगर वो सीरीज सर्किट है तो लाइक अदर सर्किट्स यहाँ पर भी आपको कुछ गिवन होगा, कुछ रेजिस्टेंसेस गिवन होंगी, वोल्टेज गिवन होंगे, करंट गिवन होंगे और कुछ अननोन्स होंगे जो आपको फाइंड करना होंगे। तो अगर वो सीरीज सर्किट है तो सीरीज सर्किट में सारे लॉज एप्लीकेबल है। जिन तीन बुनियादी लॉज हैं सर्किट थ्योरी के, चार बल्कि कहने चाहिए। पावर बैलेंस थ्योरम है, ओहम्स लॉ है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, किरचॉफ करंट लॉ है। तो ये चारों लॉज एप्लीकेबल हैं यहाँ पर। तो वो लॉज किस तरह से एप्लीकेबल हो जाते हैं उस हिसाब से हमने यानी वो देखना है कि भाई कौन सा लॉ किस तरह से एप्लीकेबल है और उसको अप्लाई करके हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अच्छा, अब इसके अंदर जो ज़्यादा बुनियादी लॉज हैं वो ओम्स लॉ है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ है और किरचॉफ करंट लॉ है। और बाकी पावर बैलेंस लॉ है, वो तो हर तरह के सर्किट पे एप्लीकेबल होता है। तो उस पे हमें हमें पूरे नेटवर्क की, पूरे सर्किट की पावर कैलकुलेशन करने में हमें आसानी हो जाती है। तो इस पर्टिकुलर सर्किट को समझते हैं कि वह सीरीज सर्किट होता क्या है। तो सबसे पहले तो कुछ बुनियादी डेफिनेशंस और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें जो लॉज अप्लाई करने हैं वो क्या है। एक तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ और ओम्स लॉ हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सीरीज सर्किट क्या है। तो ये जो सर्किट है आपका, ये जेनेरिक एलिमेंट से मिला के बनाया हुआ है। और टोटल इसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ये सर्किट एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। यानी वोल्टेज सोर्स हो सकता है, कोई कोई करंट सोर्स हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकती है, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस। ठीक है, मतलब जो भी सर्किट एलिमेंट की कैटेगरी में आती है चीज, वो इनमें से कुछ भी ये हो सकता है। अच्छा, आप इसमें ये देखिए कि आप ये सीरीज सर्किट किस तरह है। तो सीरीज सर्किट की जो डेफिनेशन है वो ये है कि अगर आपके सर्किट एलिमेंट्स एंड टू एंड कनेक्टेड हो, एंड टू एंड कनेक्टेड हो और वो एक सिंगल लूप बना रहे हो, एंड टू एंड कनेक्टेड हो इस तरह से कि वो एक सिंगल लूप बना रहे हो, तो हम ऐसे सर्किट्स को सीरीज सर्किट कहते हैं। तो अब आप जैसे यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास ये एक एलिमेंट वन है, इसका एक एंड जो है वो इस एलिमेंट टू के साथ कनेक्टेड है, एलिमेंट टू का ये एंड इस तरह से कनेक्टेड है। तो आप देखें तीसरे का फिर आगे चौथे के साथ, चौथे एलिमेंट का फिर आगे पांचवें के साथ, पांचवें का आगे छठे के साथ और छठे का वापस पहले के साथ। और इस तरह से देखें ये एक आपका सिंगल लूप सर्किट बन जाता है। तो ये इस तरह से एंड टू एंड कनेक्शन जो है ये आपका क्या बनाता है जी, सीरीज सर्किट बनाता है। और आप इसको अगर गौर से देखें, लूप की डेफिनेशन अप्लाई करें कि भाई अगर आप किसी भी एक नोड से चलें और वापस अगर उसी नोड पर आ जाएं तो वो एक लूप होता है। और इस सर्किट में हम देख सकते हैं कि एक ही लूप बन पा रहा है, तो इसलिए ये आपका क्या होगा, सिंगल लूप सर्किट है। तो एंड टू एंड कनेक्शन हो किसी सर्किट में या किसी सर्किट में फिजिकली एक ही लूप बन सकता हो, तो ऐसे सर्किट को हम कहते हैं सीरीज सर्किट्स। और इसी का दूसरा नाम है सिंगल लूप सर्किट्स। ओके, तो अब मजीद इस पे बात करते हैं। अब यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, देख ऑल एलिमेंट्स इन सीरीज ओनली वन करंट। यानी ये बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक थ्योरी है सीरीज सर्किट्स के बारे में कि सीरीज सर्किट्स के तमाम एलिमेंट्स में से एक ही करंट फ्लो करता है। मिसाल के तौर पर एक करंट आपके पास है 5 एम्पेयर का। तो अगर ये सीरीज सर्किट है तो सीरीज सर्किट में
मौजूद चीज जो छह के छह एलिमेंट्स हैं, इनमें से 5 एम्पेयर करंट ही पास होगा। ओके। तो बहरहाल ये प्रूव भी किया जा सकता है। आप कैसे प्रूव कर सकते हैं? दैट राइट 5 KCL इक्वेशन और डिटरमिन दी ओनली करंट फ्लोइंग। यानी केसीएल को अप्लाई करके ये साबित कर सकते हैं कि भाई ये इसमें से सेम करंट पास हो सकता है। यानी एक तो फिजिकली नजर आ रहा है ना कि भाई ए से बी आपका एक ही करंट होगा ना, फिर बी से वही करंट जाएगा, फिर एलिमेंट जी में से फिर सी पे पहुंचेगा, सी से फिर फोर की तरफ जाएगा, फोर के बाद वो नोड डी पर आ गया, और इस तरह से एलिमेंट फाइव में से गुजरेगा, फिर नोड डी ई पे आ गया, फिर आगे इस तरह से चलते चलते वापस आ जाएगा, और यूं इस तरह से चलता रहेगा। तो मतलब वो सेम करंट है जो हर एक एलिमेंट में से पास होगा। अच्छा, दूसरा इसको साबित भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये साबित करने के लिए हम एक सिंपल से सर्किट पे जाएंगे। तो वो सिंपल सर्किट हमारे पास ये है। अब इस सर्किट में देखिए कि तीन सर्किट एलिमेंट्स हैं। एक वोल्टेज सोर्स है, एक आपका R1 है, और एक R2 है। आप फर्ज करें कि जो आपका वोल्टेज सोर्स है, इसमें से करंट पास हो रहा है वो है करंट आई। इसमें से जो करंट पास हो रहा है उसको आप I1 का नाम दे दें, और R2 में से जो करंट पास हो रहा है उसको आप I2 का नाम दे दें। यानी R1 का करंट I1, और I2 का करंट है आपके पास I2। अब इसके अंदर चूंकि हमने केसीएल अप्लाई करना है ये साबित करने के लिए कि इसमें से हर एक में से सेम करंट पास होगा, तो हमें फिर नोड्स आइडेंटिफाई करना होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये आपका एक नोड ये बन रहा है, इसी तरह से एक नोड आपका ये बन गया, और एक नोड आपका ये बन गया। इसको आप नोड 1 कह सकते हैं, इसको आप नोड 2 कह सकते हैं, और इसको आप नोड 3 कह सकते हैं। ठीक है जी। ओके, तो अगर अब आप नोड 1 पे, नोड 1 को मैं यहाँ पे N1 लिख देता हूँ। तो नोड 1 पे अगर आप केसीएल अप्लाई करते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं कि इस नोड 1 में करंट आई एंटर हो रहा है, और इसमें से जो करंट लीव कर रहा है वो रजिस्टर R1 का करंट है, विच इज I1। तो क्या हम कह सकते हैं दैट आई इज इक्वल टू I1? ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप अगर नोड 2 पे अप्लाई करें यही केसीएल, तो आप देख सकते हैं कि नोड 2 पे दो ही सर्किट एलिमेंट्स हैं, एक R1 है और एक R2 है। तो ये जो करंट है आपका I1 का, ये इसमें एंटर हो रहा है, तब करंट की डायरेक्शन इस तरह से है। तो ये करंट एंटर हो रहा है, और ये I2 करंट लीव कर रहा है। हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू केसीएल दैट I1 इज इक्वल टू I2। एंड फाइनली अगर आप नोड 3 पे केसीएल अप्लाई करें तो वी कैन सी दैट I2 करंट इज एंटरिंग नोड 3, जबकि आई करंट जो है ना, ये वाला करंट ये यहाँ से लीव कर रहा है लाइक दिस। तो ये हो गया आपके पास I3 इक्वल्स टू, सॉरी, I2 इज इक्वल टू, जो कि एंटर हो रहा है, इज इक्वल टू आई। तो आप मैथमेटिक आप देखेंगे, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो करंट है आपके, लेट मी चेंज, कि आई करंट आपका I1 के इक्वल है, I1 करंट आपका I2 के इक्वल है, और I2 करंट का आपका आई के इक्वल है, और आई करंट आपका I2 के, यानी आप देखें कि सारे करंट एक दूसरे के इक्वल। So this proves that in for any series circuit, the current passing through each element is always same। यानी हर एक एलिमेंट में से सिंगल करंट पास होता है। ओके, तो ये थी जनाब आपके पास बुनियादी प्रॉपर्टी सीरीज सर्किट्स की। अब हमारे पास ये एक सीरीज सर्किट हमारे सामने है, और इस सर्किट को हमने सॉल्व करना है। इस सर्किट को सॉल्व करना ये है कि भाई इसके अंदर जो गिवन चीजें हैं वो आपके पास है। एक वोल्टेज सोर्स का ये वोल्ट गिवन है, रजिस्टर R1 की रेजिस्टेंस गिवन है, और रेजिस्टेंस R2 की आपको रेजिस्टेंस गिवन है। ओके, तो अब ये चूंकि सिंगल लूप सर्किट है और लूप के अंदर केवीएल अप्लाई होता है, तो हम इस पे लगा देते हैं केवीएल। तो इस पे जनाब केवीएल लगाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं, अगर इस तरह से केवीएल अप्लाई करेंगे इस डायरेक्शन में, तो देखें कि ये आपको इसका नेगेटिव एंड पहले मिलता है वोल्टेज सोर्स का, तो इसका वोल्टेज नेगेटिव हो गया। इसका पॉजिटिव एंड पहले मिलता है, इसका पॉजिटिव एंड पहले मिलता है।
इसी तरह ये दोनों वोल्टेज पॉजिटिव हो गए। ठीक है जी। अब इस इक्वेशन में आप सॉल्व तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये वोल्टेज वी आपको गिवन है, VR1 और VR2 आपको गिवन नहीं है, तो इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब हम अगर इंडिविजुअली रजिस्टर R1 और रजिस्टर R2 पे हम जला अप्लाई कर दें, तो फिर पॉसिबली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब कैसे कर सकते हैं इसको देखते हैं। कि आप देखिए कि हमने ये फर्ज कर लिया कि इस सर्किट में से जो करंट पास हो रहा है वो करंट है आई। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, दिस करंट कैन बी रिटन एज आई इंटू R1। यानी R1 आपको गिवन है, आई आपको स्टिल पॉइंट पता नहीं है, बट आप इस करंट की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो इसलिए आपके पास जो ये वोल्टेज VR1 है, दैट कैन बी रिटन एज R1 इंटू आई। Similarly, the voltage across R2, this can also be written as VR2 equals to R2 I। अब ये दोनों वोल्टेजेस जो है, इनकी वैल्यूज अगर आप इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो नई इक्वेशन आपको क्या बन जाएगी, V ऑफ टी इक्वल्स टू R1 I ऑफ टी प्लस R2 I ऑफ टी। अब आप नए सिनारियो में देखिए, इसके अंदर ये वोल्टेज V ऑफ टी भी आपको पता है, R1 भी आपको पता है, R2 भी आपको पता है, तो इसके अंदर एक ही अननोन रह गया है, एंड दैट इज I। और अगर वो आई हमें पता लग गया, तो वो आप इन दोनों ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करके तो VR1 और VR2 भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसी वजह से आप देखिए कि आपके पास जो आई ऑफ टी है, दिस बिकम्स V ऑफ टी ओवर R1 प्लस R2। यानी यहाँ से आई ऑफ टी आपको कॉमन आ गया, तो आई ऑफ टी कॉमन आया, तो अंदर आपके पास रह गया R1 प्लस R2। देन आई ऑफ टी विल बी इक्वल टू V ऑफ टी डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। सो नाउ वी नो कि भाई आई ऑफ टी क्या होता है। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करें और यहाँ पुट करें, तो आपके पास VR1 और VR2 आ जाएंगे। ओके, ये देखिए VR1 इज इक्वल टू R1 I ऑफ टी। R1 को उसी तरह से लिया और आई ऑफ टी की ये वैल्यू यहाँ पे पुट की, एंड इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया। यानी R1 को यहाँ पे लेके आया, V ऑफ टी को यहाँ पे लिखा, तो ये बन गया R1 ओवर R1 प्लस R2 इंटू V ऑफ टी। एंड सिमिलरली VR2 कैन बी प्रूव टू बी that this will be equal to R2 over R1 plus R2 into V of t। नाउ देखिए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भाई इस सर्किट में आपको नोन क्या है। इस दिस वोल्टेज इज नोन, दिस रेजिस्टेंस इज नोन एंड दिस रेजिस्टेंस इज नोन। हमें तीन चीजें पर चाहिए। हमें ये करंट चाहिए, हमें इसका वोल्टेज चाहिए, और हमें इसका वोल्टेज चाहिए। आप लोग देख लिए कि विद द हेल्प ऑफ KVL एंड ओम्स लॉ हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, और इस इक्वेशन की मदद से फिर हमने ये फार्मूले बनाए। और इन फार्मूलों की मदद से आप देखिए कि हम करंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम VR1 जो कि वोल्टेज है R1 रजिस्टर का, वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और VR2 भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। Now these formulas, they can be used to calculate voltage and current for any series circuit। ओके, अब जनाब हम क्या करते हैं, जो हमने किया वो हमारे पास ये आ गया। अब हम इस पे एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास उसी तरह का एक सीरीज सर्किट है, बस थोड़ा सा इसको रीशेप किया हुआ है। ठीक है। अब पहले एग्जांपल के तौर पर VS आपका 9 वोल्ट है, R1 आपका 90 किलो ओम है, इसको आप ये वाला रजिस्टर समझ लें, और R2 आपका 30 किलो ओम है, और आपको R2 का वोल्टेज फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंगली आपको ये फार्मूला अप्लाई करना होगा। ठीक है, इस फार्मूला क्या बनेगा, V2 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू VS। यानी यहाँ पे VS V था, यहाँ पे V ऑफ टी लिखा है, लेकिन V ऑफ टी की जगह क्या आ जाएगा, आपका ये सोर्स वोल्टेज आ जाएगा। देखिए इस तरह से। और फिर आप सिंपली वैल्यूज पुट करें, 30K और 90K प्लस 30K, तो 30 और 120K बन जाता है ये। तो इसको बहरहाल सॉल्व करें, सो दिस वुड बिकम 2.25 वोल्ट। अच्छा, अब इसी एग्जांपल में आप अगर R1 15 किलो ओम हो जाए, यानी यहाँ पे R1 90 किलो ओम है, लेकिन आप दूसरी एग्जांपल में यानी इसी सर्किट को बदल रहे हैं थोड़ा सा, तो इसमें R1 आप 15 किलो ओम कर लें,
तो 15 किलो ओम करने से अब आपका जो V2 है वो 6 वोल्ट हो जाएगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला नाउ R2 इज स्टिल द सेम, कि वो 30 किलो ओम है, लेकिन R1 आपका 15 हो गया है। तो 30 के प्लस 15 के, तो ये 30 के और 45 के हो जाना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो यू विल गेट 6 वोल्ट। ठीक है जी। यहाँ से कुछ चीजें आपके सामने निकल के आती हैं। वो ये निकल के आती हैं कि भाई, एक तो ये है कि पहली बात जो हमने ऑलरेडी प्रूव कर ली है कि इन द सीरीज सर्किट सेम करंट फ्लोज थ्रू एवरी एलिमेंट। दूसरा ये है कि जो अगर आपका सर्किट के अंदर सिर्फ दो रजिस्टर्स हों, दो रजिस्टर्स में से किसी भी रजिस्टर का वोल्टेज आप इंडिविजुअली इन फार्मूलों की मदद से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है जी। तीसरी बात जो यहाँ पे आपको समझनी चाहिए वो ये है दैट वोल्टेज अक्रॉस एनी resistor in the series circuit is proportional to the value of its resistance. Again मैं ये स्टेटमेंट बोल देता हूँ, the voltage across any resistor in a series circuit is proportional to the resistance of that resistance। यानी इसका मतलब दूसरे अल्फाज में ये हुआ कि भाई अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा, अगर रेजिस्टेंस कम है तो वोल्टेज कम हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, इस एग्जांपल में देखिए, यानी इस केस के अंदर क्या था कि R1 आपका 90 किलो ओम था, R2 आपका 30 किलो ओम है। ठीक है। तो V2 वोल्टेज बना आपका 2.25 वोल्ट। अब R2 आपका 30 किलो ओम ही रहा, लेकिन R1 आपका 15 किलो ओम हो गया। लेकिन यानी आपका जो R2 है इस केस के अंदर R1 के मुकाबले में बहुत कम हो गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन द फर्स्ट इन इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट केस, R2 की जो रेजिस्टेंस है वो R1 के मुकाबले में इंक्रीज कर जाती है। दैट्स वाई इसका वोल्टेज 2.25 वोल्ट से 6 वोल्ट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरे अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं कि भाई आप देखें इस एग्जांपल में, अगर आपका R1 90 के था, R2 30 के था, तो इसके क्रॉस वोल्टेज आएगा 2.25 वोल्ट। तो अगर आप V1 कैलकुलेट करेंगे वोल्टेज अक्रॉस R1, तो वो आपका बनेगा जाके 6.75 वोल्ट। यानी 9 वोल्ट माइनस 2.25 वोल्ट करेंगे तो ये बनेगा, यानी ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका वोल्टेज अक्रॉस R1 विल बी 6.75 वोल्ट। 6.75 वोल्ट। अच्छा, जबकि इस केस में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वोल्टेज आपका ड्रॉप होके बन जाता है 3 वोल्ट। यानी R1 का वोल्टेज बन जाता है 3 वोल्ट। तो ड्रॉप क्यों हुआ? कि रेजिस्टेंस आपकी ड्रॉप हुई, रेजिस्टेंस आपकी 90 के से आ गई है नीचे 15 के पे। इस वजह से वोल्टेज आपका ड्रॉप 6 से 7 5 से आपका 3 वोल्ट बन गया। सो दिस बिकम्स एन अदर रूल दैट द वोल्टेज अक्रॉस resistors इन सीरीज इज प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रेजिस्टर। ठीक है। इस स्टेटमेंट को कहते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं जी? वोल्टेज डिवीजन रूल। ये वोल्टेज डिवीजन रूल आपके इन दो फार्मूलों के अंदर भी यानी मैथमेटिकली वो आपके पास इस तरह से आ जाता है। ये अब आप इसमें भी देखिए, VR1 जो है इसके अंदर R1 प्लस R2 जो है ये कांस्टेंट होंगे। यहाँ पे भी R1 प्लस R2 है। तो भाई अगर आपका R1 इंक्रीज कर जाएगा तो VR1 भी इंक्रीज कर जाएगा। अगर आपका R1 जो है डिक्रीज कर जाएगा तो आपका VR1 भी डिक्रीज कर जाएगा। एंड सिमिलरली वी कैन से दीज थिंग्स अबाउट दिस। तो this concept that voltage across a resistor is proportional to the value of its resistance, this is called voltage division rule। और फार्मूलों की मदद से देखें तो वो ये फार्मूलों में इस तरह से बन जाता है। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजें जो हैं तो वो इन सीरीज सर्किट से मुताल्लिक देखते हैं। तो अब ये है एक प्रैक्टिकल पावर एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के अंदर क्या है कि भाई एक आपके पास बहुत बड़ा जनरेटर है, वो 400 किलो वोल्ट वोल्टेज दे रहा है, और कोई 400 मील दूर देना एक लोड लगा हुआ है, और 400 मील दूर देना कुछ वायर्स के जरिए उसको आपने कनेक्ट कर रखा है।
अब ये चूंकि कंडक्टर है तो जाहिर है ये एक मेटालिक चीज है, तो मेटालिक चीज की रेजिस्टेंस होती है। तो वो जो रेजिस्टेंस गिवन है वो है 0.04229 ओम पर माइल, यानी कि 1 मील वायर लंबी हो तो उसकी रेजिस्टेंस है 0.04229। तो ये 400 मील लंबी लाइन है। अच्छा, इस लाइन के अंदर दोनों वायर्स हैं, ये पॉजिटिव वाली भी और नेगेटिव वाली भी। ठीक है, तो मतलब ये दोनों की रेजिस्टेंस मिला के है। तो खैर, इसको आप 0.04229 ओम पर माइल है। इसको अगर आप 400 से मल्टीप्लाई करें तो दिस बिकम 6.92 ओम। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पूरी लाइन की जो रेजिस्टेंस है, यानी लोड को निकाल के, वो है 16.92 ओम, जबकि जितना लोड है वो है 183.5 ओम। तो हमने ये फाइंड करना है कि यहाँ पे तो जो वोल्टेज दस्तियाब है वो 400 किलो वोल्ट है, यहाँ पे उसको कितना वोल्टेज मिलता है। ठीक है, तो डेफिनेटली हम देख सकते हैं कि ये जो लोड रेजिस्टेंस है वो इसके मुकाबले में काफ़ी बड़ी रेजिस्टेंस है, तो इसको ज़्यादा वोल्टेज ही मिलेगा। तो इस पे अप्लाई करते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल। सो अकॉर्डिंग टू वोल्टेज डिवाइडर रूल, दिस रेजिस्टेंस जो है ये आपकी न्यूमरेटर में जाएगी, जबकि सम ऑफ बोथ जो है वो क्या नीचे चला जाएगा, इंटू 400 किलो वोल्ट। तो ये बन रहा है आपका 366.24 किलो वोल्ट। ओके, अब इसके अंदर जो है अगर आप इसकी पावर कैलकुलेट करें कि भाई लोड को पावर कितनी जाती है, तो फार्मूला I² R भी है, और आप V² अपॉन R भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, I² R लगाना जरा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि आई आपको ऑलरेडी गिवन है, 2 किलो एम्पेयर आपको गिवन है। और ये चूंकि सीरीज सर्किट है तो हर एक में से सेम करंट यही पास हो रहा होगा, यानी इस वोल्टेज सोर्स में से भी, पूरी लाइन में से भी, और इस लोड में से भी सेम करंट पास हो रहा होगा। तो I² R हम अगर अप्लाई करें तो आपकी जो पावर बनती है वो बनती है 734 मेगावाट। जबकि जो पावर आपको सोर्स दे रहा है, यानी ये जो सोर्स आपको पावर दे रहा है, वो आपकी बनेगी 800 मेगावाट। लेकिन इतना वोल्टेज है और ये करंट पास हो रहा है, तो V × I करें तो 400 जरब 2 करेंगे तो 800 हो गया, और किलो से किलो बन जाता है मेगा। तो मतलब 800 मेगावाट की पावर जो है वो आपका सोर्स दे रहा है। उस 800 में से, 800 में से सिर्फ 734 मेगावाट की पावर आपके लोड तक पहुंच जाती है। तो दैट मीन्स कि जो बाकी पावर है वो लाइन के अंदर लॉस हो जाती है, यानी इनपुट पावर माइनस लोड पावर। इनपुट पावर इज 800 मेगावाट एंड द पावर दैट इज डिलीवर्ड टू द लोड एट इज 734 मेगावाट, एंड 66 मेगावाट ऑफ द पावर इज लॉस्ट इन द लाइन। तो दिस इज अ ह्यूज लॉस। तो कहने का मकसद ये है, इस लॉस को भी अगर आप अंदाजा लगाना चाहें तो ये सीरीज सर्किट थ्योरी का इस्तेमाल करके आप इस तरह से कैलकुलेशंस करके कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स कंसीडर मोर एग्जांपल्स, और फिर इसको थोड़ा सा और इलेबोरेटिवली देखें कि भाई अगर ये इस तरह का सीरीज सर्किट रहेगा तो करंट तो हमेशा क्या होगा, VS/R1 + R2। और अगर अब R1 + R2 चूंकि आप एक जमा कर सकते हैं, इसको इक्विवेलेंट कर सकते हैं, तो फिर ये जो सर्किट है इट कैन बी रीड्रॉन लाइक दिस। जब इस सर्किट को रीड्रॉ इस तरह से कर सकते हैं तो देख सकते हैं आप लोग भाई इसकी ओम्स लॉ एप्लीकेबल है। ठीक है, यानी ओम्स लॉ में क्या होता है, V = IR। ठीक है, तो इस केस में आपको V गिवन है और R गिवन है। ठीक है, तो आप I कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला I = V/R। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट सेज दैट इफ यू हैव सम रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, उनको आप जमा करें। सीरीज में हमने देख लिया है कि रेजिस्टर्स जमा हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है, उनको आप जमा करें, एक सिंगल रजिस्टर बनाएं, फिर आपके पास में क्या हो जाएगा, दैट वुड बी सर्किट लाइक दिस। और इस तरह के सर्किट पे क्या अप्लाई हो जाता है, ओम्स लॉ अप्लाई हो जाता है। भाई ओम्स लॉ के अंदर क्या है, V = IR। तो आप गौर से देखेंगे तो दो चीजें आपको पता होंगी और एक चीज आपको फाइंड करना होगी। तो जैसे इस केस में VS आपको पता है और R1 और R2 आपको पता है, दोनों को ऐड किया, एक रेजिस्टेंस बन गई। सो I बिकम्स VS/R1 + R2। ओके, तो अब कुछ सूरतें हो सकती हैं सीरीज कम्बिनेशन की। ठीक है, तो एक तो ये हो गया स्ट्रेट फॉरवर्ड से, जैसे ये भी नजर आ रहा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे एक कुछ और देखिए। ठीक है, ये अगेन वैसे ही है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि
दोनों रेजिस्टर्स को, एक को यहाँ रख दिया, एक को यहाँ रख दिया, लेकिन आप गौर से देखें कि दो करंट यहाँ से स्टार्ट होगा, इस रजिस्टर में से पास होगा, वही करंट इसमें से भी पास होगा। दैट मीन्स कि ये कनेक्शन स्टिल इज सीरीज। और देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे जो करंट है, इसमें भी सेम करंट दोनों में से पास हो रहा होगा, तो वो सीरीज सर्किट है। यानी सेम करंट पास हो रहा हो या एंड टू एंड कनेक्शन हो, दोनों केसेस में क्या होता है, वो सीरीज सर्किट होता है, वो सीरीज कनेक्शन होता है। तो मतलब ये रजिस्टर भी सीरीज कनेक्शन हो गया, ये भी सीरीज कनेक्शन होगा, क्योंकि इस तरह से सेम करंट भी पास होगा। तो इस तरह की हर सिचुएशन के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इनको ऐड करके यू कैन मेक अ सिंगल रजिस्टर, देन यू कैन अप्लाई ओम्स लॉ लाइक दिस। ठीक है। और अगर ओम्स लॉ अप्लीकेबल हो सकता है तो फिर वीडीआर भी अप्लीकेबल हो जाएगा। यानी वी1 भी आप, वी आर 1 और वी आर 2 भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके जी, सो लेट्स कीप मूविंग and consider the circuits which may contain more than one voltage source। अब यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स, दो, तीन, चार और पांच है, और रजिस्टर उसी तरह से दो है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ जनरलाइजेशन कि भाई अगर एक वोल्टेज सोर्स आ जाए तो उसको कैसे ट्रीट करना है, अब एक से ज्यादा आ जाए तो अब उसको कैसे ट्रीट करना है। तो वहीं से स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई ये एक सिंगल लूप सर्किट है, इसमें से सेम करंट पास होगा, लेट दैट सेम करंट इज आई ऑफ टी। ठीक है जी। अब इसको क्लॉक वाइज आप इस पे अप्लाई कर दें केवीएल। जब आप क्लॉक वाइज केवीएल अप्लाई करेंगे, कहीं से भी स्टार्ट कर लें, ये -V1 हो जाएगा, ये +VR1, +V2, -V3, +VR2, +V4 एंड +V5 हो जाएगा। ठीक है, लाइक दिस, VR1 +V2 -V2 एंड सो ऑन इक्वल टू 0। अब इस केस में भी आपको तमाम वोल्टेज सोर्सेज के वोल्ट्स आपको गिवन है, इनकी वैल्यूज आपको गिवन है, R1 और R2 आपको गिवन नहीं है। और यहाँ पर भी प्रॉब्लम यही है कि आपको करंट I कैलकुलेट करना है, वोल्टेज अक्रॉस R1 आपको कैलकुलेट करना है, और वोल्टेज अक्रॉस R2 आपको कैलकुलेट करना है। तो हमने सबसे पहले तो ये अप्लाई किया ओम्स लॉ, सॉरी किरचॉफ वोल्टेज लॉ किया हमने, और हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब ये चूंकि सारे नोन हैं, V2, V3, V4, V5, V1 सारे नोन हैं, तो आप इनको एक साइड पे तो कर सकते हैं ना। यानी हम सारे सोर्सेज को एक साइड पे कलेक्ट कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है जी। तो जब आप कलेक्ट करेंगे, सो दिस इक्वेशन बिकम एग्जैक्टली द वन दैट वी हैव जस्ट स्टडीड। ठीक है। यानी अगर आप इस वाले सोर्स को भी इक्विवेलेंट कह दें, पीछे हमारे पास वो आपके पास वी वी था, तो आप देखिए कि ये VR1 +VR2 बिल्कुल वैसी ही इक्वेशन बन गई है जैसी हमने ऐसे सर्किट में देखी है जिसके अंदर सिर्फ दो रजिस्टर थे और एक सिंगल वोल्टेज सोर्स था। ठीक है। तो दैट मीन्स कि इस पे सारी थ्योरीज जो पीछे हम अप्लाई कर रहे हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगी। यहां से हमें एक और रिजल्ट मिलता है सीरीज सर्किट्स के बारे में, और वो रिजल्ट क्या है, दैट फॉर अ सीरीज सर्किट इफ देयर आर मोर वोल्टेज सोर्सेज कनेक्टेड इन सीरीज, दे कैन बी एडेड लाइक दिस। दे कैन बी एडेड लाइक दिस। अब कैसे इसका अगर एडिशन भी समझ लें, आप मतलब इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि आप देखें, आपने इसको बोल के सिर्फ ये देखना है कि एंड टू एंड कनेक्शन जो है वोल्टेज सोर्सेज का वो किस तरह से है। इन यहाँ पे देखिए, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है V1 का, आगे इसका बनता है पॉजिटिव टर्मिनल, तो डेफिनेटली अगर इसकी देखा जाए V1 को, तो ये करंट जो है ना इस तरह से पुश करेगा, जबकि ये करंट जो है वो वापस अपोजिट डायरेक्शन में पुश करेगा, विच मीन्स कि इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज दे मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन अनदर। तो जो आपके करंट की डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, वो उस वोल्टेज सोर्स वाली होगी जो ज्यादा वोल्टेज रखता है। यानी अगर वोल्टेज सोर्स V1 ज्यादा है तो करंट आपका जो रिजल्टिंग करंट है वो आपका क्लॉकवाइज हो जाएगा। अगर आपका V2 ज्यादा है तो आपका इस तरह से हो जाएगा। यानी ओवरऑल इस तरह से आप इन वोल्टेज सोर्सेज को देख सकते हैं कि कौन सा बड़ा है, तो उनको इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। देखिए ये आपका इक्विवेलेंट इस तरह का सर्किट बन गया, और इस पे आप जो है
सारे वही लॉज अप्लाई कर सकते हैं जो हमने अभी देखे हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारी जो आखिरी सूरत हाल क्या हो सकती है सीरीज सर्किट्स में, कि आप आपके पास दो रजिस्टर से ज्यादा रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये अगेन एक सीरीज सर्किट है और इस पे आप केवीएल अप्लाई कर सकते हैं। जब आप केवीएल अप्लाई करेंगे देन यू कैन राइट दैट वी ऑफ टी विल बी इक्वल टू VR1 plus VR2 plus VR3 plus VRn. Now again, we are given this voltage and we are to calculate this current and these voltages। ठीक है, हमें इन सब के वोल्टेजेस कैलकुलेट करने हैं जबकि इन सारे रेजिस्टर्स की वैल्यूज हमें पता है। तो इस पे अगेन हम ओम्स लॉ की हेल्प ले सकते हैं। तो ओम्स लॉ की हेल्प लेंगे तो हमारे पास जो है ये जो सारे वोल्टेजेस हैं दे कैन बी रिटन एज, यानी वी ऑफ टी विल बी इक्वल टू R1 I ऑफ टी, R2 I ऑफ टी प्लस प्लस अप टू Rn I ऑफ टी। नाउ इन दिस इक्वेशन यू कैन सी दैट ओनली I ऑफ टी विल बी अननोन, जिसको आप कॉमन ले सकते हैं। और जो कॉमन लेंगे तो बाकी जो रजिस्टर्स हैं वो आपके पास एक सीरीज एडिशन की फॉर्म में आ जाएंगे। उसको हम कह सकते हैं RS, यानी RS विल बी इक्वल टू R1 प्लस I2। तो ये जब RS आ जाएगा तो आपकी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, यानी यहाँ से आपने कॉमन ले लिया ना I ऑफ टी। तो जब आपने I ऑफ टी कॉमन ले लिया तो आपके पास जो इक्वेशन है वो बन गई V इज इक्वल टू I इंटू RS। RS हम किसको कह रहे हैं, RS हम किसको कह रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए इसके अंदर जो अननोन है दैट इज I। तो I आपका क्या आ जाएगा, I आपका इस तरह से हो जाएगा दैट I ऑफ टी विल बी इक्वल टू V ऑफ टी ओवर RS। ठीक है जी। Now we know I, and then we also know that कि आपका VR1 क्या होगा, VR2 क्या होगा, VRN क्या होगा, हम सब जानते हैं। तो भाई इस I की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें, यहाँ पे पुट करें, यहाँ पे पुट करें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, हर एक का वोल्टेज कैलकुलेट होके आ जाएगा लाइक दिस, दैट फॉर एनी रजिस्टर VRI will be equal to R1I, just यानी like this। then VRI will be equal to RI over RS into VRT। यानी किस तरह से कि भाई आप I की ये वैल्यू उठा के यहाँ पे डालें। ठीक है, तो RI डिवाइडेड बाई RS इंटू वी ऑफ टी आ गएगा। सो यानी अगर आपको ये वोल्टेज कैलकुलेट करना है VR1, तो ये हो जाएगा VR1 इज इक्वल टू R1 ओवर RS इंटू वी ऑफ टी। अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो दिस विल बिकम R2 over RS मल्टीप्लाइड बाई V ऑफ टी इज इक्वल टू VR2। ठीक है जी, एंड सो ऑन। ओके, अब यहाँ पे अगेन नोटिस कीजिए दैट वोल्टेज अक्रॉस एनी रेजिस्टर इज प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ इट्स रेजिस्टेंस। क्योंकि हर इस फार्मूले के अंदर आपका सिर्फ RI चेंज होगा, ये वोल्टेज कांस्टेंट है, ये RS आपका कांस्टेंट होगा। तो मतलब अगर आपकी रेजिस्टेंस चेंज होती है तो आपका वोल्टेज भी चेंज हो जाता है। ठीक है जी। सो अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो तीन चार प्रॉपर्टीज आ गई हैं हमारे पास सीरीज सर्किट्स की। तो पहली प्रॉपर्टी हमने स्लाइड के बिल्कुल शुरू में देखी कि सेम करंट विल फ्लो थ्रू एवरी एलिमेंट इन अ सीरीज सर्किट, ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी दैट, यानी सेम करंट विल फ्लो थ्रू एवरी, दूसरी प्रॉपर्टी हम ये था कि भाई अगर जो वोल्टेज है अक्रॉस एनी रेजिस्टर दैट इज प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, ये दूसरी प्रॉपर्टी आ गई। और तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आ गई कि भाई अगर आपके पास जो इस तरह से वोल्टेज सोर्सेस सीरीज में आते हैं दे कैन बी एडेड, ये तीसरी प्रॉपर्टी आ गई। और चौथी प्रॉपर्टी आपके पास ये आ गई दैट इफ the resistors are connected in series they can be added to form a single resistor using this formula, which mean that the resistors in series they are additive, they can be added। So this is the property number 4 for the series circuit। ओके जी, अब इसकी बेसिस पे हम ये एक एग्जांपल करते हैं।
आप देखें इसके अंदर जो सीरीज सर्किट्स की सारी थ्योरीज एप्लीकेबल हो जाती हैं, इसके अंदर एक से ज़्यादा सोर्सेज हैं। तो हमने पिछला केस जो कंसीडर किया है इसके अंदर वो भी यूज़ हो जाएगा। और इसके अंदर दो से ज़्यादा रजिस्टर्स हैं, विच मीन कि इसके अंदर ये केस की आपका अप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप इसके अंदर इक्विवेलेंट वोल्टेज अगर आप देखें वो कितना बनेगा, यानी अगर आप इसको क्लॉकवाइज इस पे केवीएल अप्लाई करें तो ये -6 वोल्ट और +12 वोल्ट, विच मीन्स कि आपका जो वोल्टेज बनेगा इसके क्रॉस जो अवेलेबल है वो -6 वोल्ट बन जाएगा। ओके, तो इसको स्ट्रेट फॉरवर्डली सॉल्व करने के लिए अस्यूमिंग कि इस हर एक सर्किट एलिमेंट से करंट आई पास हो रहा है, तो दैट मीन्स के द वोल्टेज ऑफ दिस रजिस्टर, यानी जो कि नोड ए से नोड बी के दरमियान कनेक्टेड है, वो क्या आ जाएगा 10K × I। अब ये कैसे पता चला कि भाई इसकी रेजिस्टेंस है 10 किलो ओम, और इसमें से जो हमने करंट फर्ज किया है आई, वो आई फ्लो कर रहा है। सो R × I, यानी ओम्स लॉ अप्लाई हो गया है। इसी तरह से इसका वोल्टेज हो जाएगा आपका 20K × I +12 वोल्ट एंड +30K I एंड -6 वोल्ट। अब इस इक्वेशन में आप लोग देख सकते हैं दैट सिर्फ आई अननोन है, तो आई आपका क्या हो जाएगा -0.6 मिली एम्पेयर। इस तरह से कि भाई आपका 10K 20K और 30K, ये हो गया 60K, यानी ये 60 किलो ओम हो गया। इसमें से आई आपने कॉमन ले लिया, ठीक है, और 12 - 6 +6 वोल्ट हो गया। +6 वोल्ट आपका इस तरफ जाके -6 वोल्ट बन गया। सो आपका जो यानी कैलकुलेशन में जो आपका आई बना है दैट इज इक्वल टू -6 वोल्ट डिवाइडेड बाई सम ऑफ these resistors which is 10K। मैं इकट्ठा ही लिख देता हूँ, 10 20 30 यानी 60 के हो गया, तो 60 के आए। तो आप इसको बेशक कैलकुलेटर चला के चेक करें, यू विल गेट दिस आंसर। ओके जी, तो हमारे पास ये आ गया, तो करंट ये कैलकुलेट हो गया इस एग्जांपल के मुताबिक। अब हमें VBD चाहिए, यानी बी से डी वोल्टेज चाहिए। बी से डी, यानी डी जो है ना वो आपका रेफरेंस है। तो हम यहाँ पे एक एरो साइन लगा के ये एक बना लेते हैं कि इसके अंदर ये इमेजिनेटिव सर्किट एलिमेंट है। तो अब इसके कैलकुलेशन के लिए आप केवीएल अप्लाई कर सकते हैं लाइक दिस। ये आपका जो केवीएल है लाइक दिस एप्लीकेबल हो सकता है, या फिर आप इसको इस तरह लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं लूप 1 के अंदर केवीएल लगाता हूँ यहाँ पे, तो आप देखें कि ये हो जाएगा आपके पास 10K × I, मतलब कि ये वोल्टेज A to B, उसके बाद B to D वोल्टेज ये हमें अननोन है, ये हो जाएगा +VBD, और हमें यही कैलकुलेट भी करना है। ठीक है, और उसके बाद B to E हो गया आपके पास 30K × I +30K × I एंड देन -6 वोल्ट, -6 वोल्ट इक्वल टू 0। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर आई आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। आई की वैल्यू यहाँ पे इंपुट करें एंड देन यू कैन कैलकुलेट फॉर VBD। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे जो है सेकंड वाले लूप में अप्लाई हुआ है आपका KVL। तो सेकंड लूप में भी KVL अप्लाई करके, यानी इस लूप में आपका KVL अप्लाई हुआ है, तो मतलब 20K I, ये 20K I, और उसके बाद +12 वोल्ट। ये इस वैसे इसको उल्टा लगाया गया है, नॉट क्लॉकवाइज बल्कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी इसको अ, ऐसे लगाया गया है लाइक दिस। तो जब ऐसे लगाएंगे तो -12 वोल्ट आ जाएगा और ये -20K आ जाएगा। तो आई मीन टू से कि इस तरह से भी आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। एंड देन फाइनली पावर ऑफ 30 किलो रजिस्टर, यानी इस रजिस्टर की पावर आपको चाहिए। तो फार्मूला क्या है, I²R। आई जो है आपका -10⁻⁻⁴ एम्पेयर है, यानी इसको अगर आप लिखें तो ये दिस कैन आल्सो बी रिटन एज
10⁻⁻⁴ एम्पेयर। तो I²R × R करेंगे तो यू विल गेट 30 mW। So using the principles of series circuit, you can solve any circuit like this। ओके जी, अब यहाँ पे कभी कभी प्रॉब्लम ये होती है कि भाई आपको आउटपुट वोल्टेज गिवन होता है, यानी R2 का वोल्टेज आपको गिवन होगा और आपको सप्लाई वोल्टेज फाइंड करना है। तो डायरेक्ट डेफिनेटली फार्मूला जो आपका है वो तो इस तरह से है ना, दैट वोल्टेज अक्रॉस R2 विच इज हेयर वी नॉट उसको नाम दे दिया है R2 और R1 प्लस R2 × VS हो जाएगा। तो अगर आपको VS चाहे कैलकुलेट करना है तो जाहिर है फिर आप इसको इस फार्मूले को चेंज कर सकते हैं, यानी इस फार्मूले को सॉल्व कर सकते हैं फॉर VS। तो इसको फार्मूले को VS के लिए सॉल्व करेंगे तो आपके साथ आएगा R1 प्लस R2 और R2 × V0। सो यू विल गेट VS, यानी अब आपके पास ये आपको अननोन था, ये आपको गिवन था, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर ये सर्किट देखिए कि भाई इसमें ये 20 ओम की लाइन है, इट इज फीडिंग 220 ओम लोड, जबकि जो लोड वोल्टेज है वो है 458.3 kV। तो हमने ये पता लगाना है कि भाई सप्लाई वोल्टेज कितना है। तो इस पे इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें, that Vs will be equal to R1 plus R2 over R2। So R2 is 220 volt, R1 is 20 volt over 220 volt multiplied by 458.3। So you will solve कि आपके पास जो है ये 500 kV आ जाएगा। इट्स नॉट ओम, ये किलो वोल्ट है, ठीक है जी, इट इज किलो वोल्ट। ओके, और देखते हैं एग्जांपल्स। ओके जी, अब इस सर्किट में आपके पास दो रजिस्टर्स हैं और दो ही वोल्टेज सोर्सेज हैं। तो इसको अगर आप इस तरह से केवीएल अप्लाई करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि 12 वोल्ट है और 6 वोल्ट है। तो 6 वोल्ट का जो है वो करंट को इस डायरेक्शन में पुश करेगा, जबकि 12 वोल्ट इस डायरेक्शन में पुश करेगा। तो रिजल्टिंग में जो आपका सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरह से बन सकता है। यानी अब चूंकि 12 वोल्ट ज्यादा है तो रिजल्टिंग वोल्टेज आपका बनेगा माइनस प्लस। माइनस प्लस मैंने क्यों लिखा, क्योंकि माइनस वाली मैंने ये पोलैरिटी ली है इसकी। तो माइनस प्लस ये हो जाएगा आपका 6 वोल्ट लाइक दिस। अब R1 आपका है 80 के और R2 आपका है 40 के। और आपको करना है आई कैलकुलेट करना है और VBD करना है। तो आई के लिए तो आपको क्या हो जाएगा, VS/R1 + R2। और उसके बाद आप इसके साथ करेंगे तो VS 6 वोल्ट है और ये करंट की डायरेक्शन आपकी ये रहेगी। ऐसे क्यों रहेगी, क्योंकि पॉजिटिव पोलैरिटी इसके नीचे है, तो ये करंट इसने एंटी क्लॉकवाइज इसमें से चलाना है। तो खैर जब आपको इस करंट आ जाएगा तो आप जो है VBD कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा आपको, उसके लिए आपको ये करना होगा कि VBD आपको चाहिए तो आप इस तरह से एक एरो साइन लगा लें। तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे कहीं से भी यानी इस एरो साइन के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड कहीं पे भी आप केवीएल अप्लाई कर दें, यू विल गेट योर वोल्टेज। तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे लगा हुआ है। आई इसमें -0.05 mA आया, सो VBD इज 10 वोल्ट। सिमिलरली एग्जांपल है, आप इसको ट्राई कीजिए खुद से। ठीक है, ओके। अब इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इसको पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। कि डिटरमिन करंट आई, वी नो फ्रॉम KCL दैट देयर इज ओनली वन करंट फॉर सिंगल लूप सर्किट। So this current is assumed to be flowing either clockwise or counterclockwise around the loop। तो करंट कैलकुलेट करें, पहला स्टेप है करंट कैलकुलेट करें सिंगल लूप सर्किट में, सीरीज सर्किट्स में। फिर उसके बाद ओम्स लॉ अप्लाई करें और डिफाइन वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इन टर्म्स ऑफ ओम्स लॉ, इन टर्म्स ऑफ डिफाइंड करंट, यानी ये डिफाइंड करंट है, इसकी टर्म में आप ओम्स लॉ अप्लाई करें। फिर उस पर केवीएल अप्लाई करें
और आप देखेंगे कि आपके पास आई ऑफ टी आ जाएगा। आप एग्जांपल के तौर पर ये सर्किट है, अब इस सर्किट में 80 किलो में, 40 किलो में 12 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, तो ये पीछे भी हम देख चुके हैं। तो इसमें आपने देखें क्लॉकवाइज करंट आपने डिफाइन कर लिया, यानी पहला स्टेप हो गया। उसके बाद ओम्स लॉ अब आप इस पे अप्लाई करें। तो ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो यानी ये वोल्टेज तो गिवन है, ये वोल्टेज भी आपको, सॉरी, ये वोल्टेज आपको गिवन है, ये वोल्टेज क्या हो जाएगा, आई इंटू आर। ये वोल्टेज क्या हो जाएगा, आई इंटू आर, तो ये 40 के इंटू आई एंड 80 के इंटू आई करंट आ गए। अब आप इस पे केवीएल अप्लाई कर दें, तो ये केवीएल आ गया -6 वोल्ट प्लस 80 के आई माइनस प्लस 12 वोल्ट प्लस 40 के आई इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ आई अननोन है, तो आई विल बी इक्वल टू -0.05 मिली एम्पेयर। ठीक है जी। And then finally you can calculate any other thing after that. So now you are having examples। अब इसके अंदर ये बिल्कुल पिछले वाला सर्किट ही है। आपको इसमें कैलकुलेट करना है VDA। VDA यानी कि नोड डी पे वोल्टेज आपको चाहिए विद रिस्पेक्ट टू नोड ए। इसी तरह से VCD आपको चाहिए, तो वो तो आपका 30 किलो ओम का वोल्टेज है। एंड IDE आपको चाहिए। IDE मतलब ये डी है और ये ई है, मतलब कि आपको ये रजिस्टर का करंट चाहिए। तो भाई जो भी आपका सीरीज सर्किट का करंट होगा वो तो इसका भी करंट होगा। तो इसके लिए तो आप सीरीज करंट कैलकुलेट कर लेंगे, इसके लिए आप जो है VDR अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए आप जो है KVL अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले वही स्टेप है जी आपका, कि आपने पहला काम क्या किया कि करंट डिफाइन किया आई, और इसकी डायरेक्शन फर्ज की। अब इस डायरेक्शन के लिहाज से ये वोल्टेज और ये वोल्टेज सारे आपने लिखे। तो आप देखें ये हो जाएगा आपका नेगेटिव वोल्टेज, ये हो जाएगा आप +20 के इंटू आई, ये हो जाएगा +9 वोल्ट, और ये हो जाएगा आपका 30 के इंटू आई, लाइक दिस। फिर ये वोल्टेज 12 वोल्ट है, -12 वोल्ट +20 के आई +9 +30 के आई +10 के आई, मतलब तीनों रेजिस्टर्स का आपने लिख लिया। यहाँ से आई आपका हो गया 3 वोल्ट/60 किलो ओम। 3 वोल्ट कैसे, -12 और +9, तो -3 हो गया, 3 जाके इधर जाके पॉजिटिव हो गया। और रेजिस्टर्स आपको गए 20 के, 30 के और 10 के, तो ये टोटल 60 के इंटू आई हो गया। और आई के लिए इसको सॉल्व करें तो 0.05 मिली एम्पेयर आ गया। तो इसके अंदर ये IDE आपका कैलकुलेट हो गया। ठीक है। अब आपको चाहिए VCD। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, VCD इज द वोल्टेज अक्रॉस 30 किलो रेजिस्टर। तो इसका करंट हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इस पे ओमला अप्लाई करें। 30 के इंटू आई, तो आई आपका 0.05 है, इसको मल्टीप्लाई किया तो दिस बिकम 1.5 वोल्ट। एंड द रिमेनिंग इज VDA। तो उसके लिए आप जो है ये देखें कि आपका जो VDA है, यानी डी पे वोल्टेज आपको चाहिए ए के लिहाज से, तो मतलब ये आपका ऐसे एरो साइन लग जाएगा। तो अब आप इस पे क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक, सॉरी, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे कहीं पे भी आप इस पर केवीएल अप्लाई करें तो यू विल गेट योर आंसर। तो देखिए इसमें एंटी क्लॉक वाइज जो है वो अप्लाई किया है, तो ये आपका बन जाता है VDA +12 वोल्ट -10 के इंटू आई, एंड VDA कम्स आउट टू बी -11.5 वोल्ट। ओके, नाउ दिस इज द फाइनल एग्जांपल जिसके अंदर डिपेंडेंट सोर्स आ गया है। और डिपेंडेंट सोर्स में आप वैसे ही ट्रीटमेंट करते हैं जैसे बाकी सर्किट का करते हैं, कि सबसे पहले आपने करंट आई डिफाइन किया, और ये करंट आपका हर एक में से पास होगा, तो इसका मतलब एक हर एक का वोल्टेज आपके पास आ जाएगा। तो वो वोल्टेज आपके पास इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। देखिए -12 वोल्ट जब 4 वोल्ट, यानी ये वोल्टेज आपको गिवन है 12 वोल्ट VS। VS इज गिवन टू बी 12 वोल्ट। और इस डायरेक्शन में आपने इस पे केबल अप्लाई किया, उसके बाद 4 के इंटू आई हो जाएगा, देन +3 टाइम्स VX, यानी इस जो के सोर्स है उसका जो भी ये वोल्टेज लिखा होगा वो आपको लेना होगा। तो ये हो गया -12 वोल्ट +4 वोल्ट, जिसका यानी इसका वोल्टेज आपको गिवन है +3 VX एंड +VX, यानी इसका वोल्टेज आपको गिवन है VX। तो अब यहाँ पे एक ही अननोन है विच इज VX, तो VX के लिए आप सॉल्व कर सकते हैं। VX विल बी इक्वल टू 2 वोल्ट।
और वी ए बी के लिए, ए टू बी के लिए आप इस तरह से लगा सकते हैं। अब आपको वी ए बी चाहिए तो इसका मतलब पॉजिटिव आपने इस तरफ लिखना है ए की तरफ, और बी के लिहाज से चाहिए तो आपने नेगेटिव इस तरफ लिखना है। तो आप अगर इस तरह से इस पे केवीएल लगा दें तो योर केवीएल विल बी प्लस वी ए बी प्लस 4 वोल्ट एंड प्लस 3 वी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप वी ए बी के लिए सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, जैसे मैंने कहा, लाइक दिस आपका केवीएल अप्लाई हो गया और आपके पास ये इक्वेशन बन गई, वी ए बी प्लस 4 प्लस 3 वी एक्स इक्वल टू 0। सो वी एक्स आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है विच इज 2 वोल्ट। उसको यहाँ पे इनपुट करें तो 3 × 2 6 हो गया, 6 + 4 10 वोल्ट हो गया। सो वी बी इज -10 वोल्ट। एंड फाइनली पावर ऑफ द 3 वी एक्स, यानी इस डिपेंडेंट सोर्स की पावर कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला क्या है आपके पास सी, कि वोल्ट वी इंटू आई, इसका वोल्टेज है 3 वी एक्स और आई इसमें से पास हो रहा है आई, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा पावर। ठीक है, 3 वी एक्स इंटू आई, राइट। तो वी एक्स आपका है 2 वोल्ट और आई आपका है, आई कितना था जी यहाँ पे, आई आपको कैलकुलेट करना होगा। तो आई कैलकुलेट करने के लिए हाँ, तो वो आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 4 वोल्ट आपको गिवन है, डिवाइडेड बाई 4 के, तो ये आपका 1 मिली एम्पेयर आपका आई आ जाता है। तो आई की वैल्यू यहाँ पे इंपुट करें, आपका 2 है तो 6 वोल्ट इंटू 1 मिली एम्पेयर, सो दिस बिकम 6 मिली वाट। ठीक है, आई आपका आ गया 1 मिली एम्पेयर एंड द पावर बिकम्स 2 मिली वाट, नॉट 2 मिली वाट। वी एक्स इज 2 वोल्ट, सॉरी ये आपका 6 मिली वाट है, इट्स नॉट 2 मिली वाट। दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर ऑन सीरीज सर्किट्स। तो अगर आपका कोई इसमें सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, तो वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का।